हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने एक वीडियो इसको ऑलरेडी कंप्लीट किया था जिसमें हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट किया था। तो इस प्रकार से टोटल 2 वीडियो होंगे जिसमें हम लोग न्यायपालिका से संबंधित जितने क्वेश्चन थे उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित जितने क्वेश्चन उनको देखते हैं। तो देखिए, उच्च न्यायालय से पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, जो संविधान का भाग 6 है वहाँ पे उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 214 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो यह है 25। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय की स्थापना तथा इनके लिए अन्य प्रावधान करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो ये प्राप्त है संसद को। अगले में कह रहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये अधिकार प्राप्त है संसद को। अगले में कह रहा है किस अनुच्छेद में ये उपबंध किया गया है कि संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों अथवा किसी केंद्र शासित क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो ऐसा प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो यह है अनुच्छेद 231। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्च न्यायालयों का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो यह है अनुच्छेद 216। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद से संबंधित जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में निहित हैं। तो यह है अनुच्छेद 217। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो कौन संघ शासित राज्य हैं जिनके कह रहा अपने उच्च न्यायालय हैं। तो ये है दिल्ली और जम्मू कश्मीर। अगले में कह रहा है उच्च न्यायालयों की स्थापना के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेदों में उपबंधित किया गया है। तो उपबंधित किया गया अनुच्छेद 214 और अनुच्छेद 231 में। अगले में कह रहा है संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी। यह उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो यह है अनुच्छेद 241। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है, फिर भी कह रहा है इनकी नियुक्ति समय समय पर किसके द्वारा की जाती है। तो इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा, जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं है और इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं इनके लिए विधि का व्यवसाय करने पर निर्बंधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आरोपित किया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इनको किसी भी अन्य जो विधि का व्यवसाय है वो करने से रोका गया है। किस अनुच्छेद में। तो यह है अनुच्छेद 220। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी इसकी स्थापना 1866 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो है वो 62 वर्ष कर दी गई। तो ये था 15वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1963 में। तो इसी के द्वारा जो सेवानिवृत्ति थी न्यायाधीशों की उसको बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था। किसकी बात है ये। तो ये है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात हो रही है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं तथा जो संबंधित राज्य के राज्यपाल रहते हैं उन्हीं के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को परामर्श किसकी सलाह पर देता है। तो ये उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात ये जो परामर्श है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए क्या अर्हताएँ रखी गई हैं। देखिए, इन अर्हताओं में पहली अर्हता है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी अर्हता है कि 10 वर्ष तक वो भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। अथवा तीसरी कंडीशन है कि 10 वर्ष या उससे अधिक कह रहा है वो उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रह चुका हो। तो ये सारी जो कंडीशन है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किससे नियुक्त किया जा सकता है या किससे नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। मतलब जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब अगले में कह रहा है उच्च न्यायालय में कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कब की जाती है। तो ये मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में इनकी नियुक्ति की जाती है। कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो ये राष्ट्रपति करते हैं। अगले में कह रहा है उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है।
तो ये है अनुच्छेद 244। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कहाँ पे की जाएगी, तो ये केवल उच्च न्यायालयों में इनकी नियुक्ति की जाएगी और कहीं पे नहीं की जाएगी। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अपर न्यायाधीश हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 2 वर्ष का। अगले में कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति क्यों की जाती है। देखिए, जब कार्य में वृद्धि हो जाती है तो कार्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ही जो अपर न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अब अगले में कह रहा है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की आयु से संबंधित जो अगर संबंधित उत्पन्न कोई प्रश्न है तो इस प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है। मतलब ये प्रश्न अगर ऐसा हो गया कि उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की आयु कितनी होगी, तो इसका जो डिसीजन है वो कौन लेता है, तो ये डिसीजन लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी सलाह पर, तो मुख्य परामर्श जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हीं के परामर्श से ये जो डिसीजन है ये लिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पद ग्रहण से पूर्व कह रहा है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं को कह रहा है अनुसूची 3 के तहत शपथ कौन ग्रहण करवाता है, तो ये करवाता है राज्यपाल। याद रखिएगा, नियुक्ति जो कि वो है जो नियुक्ति है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की ये कराई जा रही है, मतलब की जा रही है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन जो शपथ है वो शपथ दिलाई जा रही है राज्यपाल के द्वारा। अब अगले में कह रहा है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनके वेतन और भत्ते किससे दिए जाते हैं, तो ये राज्यों की जो संचित निधि होती है उससे इनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। अब अगला यहीं पे ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो ये दी जाती है भारत की संचित निधि से। याद रखिएगा, जो इनके वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो राज्यों की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन जो पेंशन होती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति। कब करते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से इनका ये जो ट्रांसफ़र है वो किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, मतलब ये रिटायर कब किस उम्र में होते हैं, तो होते हैं 62 ईयर में। अब अगले में कह रहा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर कहाँ के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, तो ये कोलकाता जो उच्च न्यायालय है वहाँ पे इनका क्षेत्राधिकार है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो आते हैं, तो ऐसे हैं 3। क्योंकि देखिए जो 28 राज्य हैं तो 28 राज्यों के लिए खुद का हाई कोर्ट नहीं है, सिर्फ 25 ही हाई कोर्ट है, इसलिए जो 3 बचे हुए राज्य हो जाते हैं तो उन पे एक से अधिक हाई कोर्ट की उन पे अधिकारिता मानी जाती है। अब अगले में कह रहा है वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर है, तो ये है 7। 7 कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पे राज्य और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं इन दोनों की बात यहाँ पे की जा रही है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वो अधीन होता है, तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रिट वो अधिकारिता के वो अधीन हो सकता है। मतलब अगर उच्च न्यायालय कह रहा है कि जब किसी उच्च न्यायालय का अगर कोई मुख्य न्यायाधीश है वो प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहा है, तो जो उच्च न्यायालय होगा वो उसके जितने भी न्यायाधीश होंगे जो अन्य न्यायाधीश हैं उनमें से किसी की भी रिट की जो अधिकारिता होगी उसके वो अंतर्गत वो काम करेगा या उसके वो अधीन काम करेगा। अब अगला इस क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका प्रशासनिक कार्य क्या होता है, तो ये निचली अदालतों का पर्यवेक्षण करते हैं, अधीक्षण करते हैं, प्रशासन करते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो ये हो गया इसका प्रशासनिक कार्य। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सी रिट जो है न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिषेध। अब अगले में कह रहा है उच्च न्यायालय की जो परमादेश, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है उच्च न्यायालय की जो परमादेश जारी करने की शक्ति है इसके अंतर्गत कौन से अधिकार आते हैं, तो ये संवैधानिक अधिकार आते हैं, संविधिक अधिकार आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं। तो मतलब इन अधिकारों के अंतर्गत जो उसकी रिट है उसको जारी किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का चलित न्यायालय किनका मानसिक पुत्र है, मानस पुत्र है, तो यह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। कहने का मतलब ये है जो मोबाइल कोर्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोर्ट ऑन व्हील, तो ये जो संकल्पना है इसको दिया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। अब अगले में कह रहा है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति किसके समान है, तो उच्चतम न्यायालय के जिस प्रकार से न्यायाधीश हटाए जाते हैं उसी प्रकार से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हटाए जाते हैं, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया इन पर लगती है। अब अगले में कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि उच्च न्यायालय का स्थायी जो न्यायाधीश है सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने कार्यरत जो न्यायालय है उससे भिन्न उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालयों में कार्य कर सकता है, तो ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 220 में। अब अगले में क्या है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, तो यह संबोधित करता है राष्ट्रपति को। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी होगा, तो यह दिया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने।
अब अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 तलाक की प्रथा को कब आपराधिक घोषित कर दिया गया। तो ये विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 जो है, इसी के तहत इसको आपराधिक घोषित कर दिया गया। अब अगले में कह रहा है विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्यों से होनी चाहिए। तो ये कहा था न्यायाधीश HR खन्ना ने। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से उच्च न्यायालय हैं और उनके न्यायिक क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला है जम्मू और कश्मीर। तो इसके न्यायिक क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसके न्यायिक क्षेत्राधिकार आते हैं। अगर इसका मुख्य न्यायालय मतलब इसका मुख्यालय पूछा जाए तो ये श्रीनगर और जम्मू में इसके जो मुख्यालय हैं वो स्थित हैं। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि जो बम्बई है, तो बम्बई की हम लोग अगर क्षेत्राधिकार की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन दीव, तो इन सभी जगहों पर इसकी क्षेत्राधिकारिता मतलब कह सकते हैं इसके जो क्षेत्र हैं या जिसको हम लोग कहते हैं न्यायिक क्षेत्राधिकार, इन क्षेत्रों में इसका न्यायिक क्षेत्राधिकार पड़ता है। अब अगला इसी का मुख्यालय पूछा जाए तो इसका मुख्यालय बम्बई में है और इसकी जो पीठें हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो इसकी पीठें हैं मतलब जो इनको हम लोग बेंच कहते हैं, इसकी बेंच है नागपुर में, औरंगाबाद में और पणजी में। अब कोलकाता जो उच्च न्यायालय है इसके बारे में जान लेते हैं, इसकी अधिकारिता कहाँ तक है। तो ये है पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो कोलकाता में है और इसके जो पीठ हैं वो है पोर्ट ब्लेयर में। अब अगला है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी का देखिए असम है इसका क्षेत्राधिकार, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। इसके अतिरिक्त इसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। और अगर पूछा जाए कि इसके जो स्थानीय पीठ हैं या कह सकते हैं जो बेंच हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो कोहिमा में है, आइजोल में है, ईटानगर में है। अगला है केरल। तो केरल का देखिए कहाँ पे है इसकी क्षेत्राधिकारिता, ये केरल और लक्षद्वीप तक ये विद्यमान है और इसका मुख्यालय एर्नाकुलम में विद्यमान है। अब अगला है चेन्नई। तो देखिए जो चेन्नई का हाई कोर्ट है वो तमिलनाडु और जो पुदुचेरी है यहाँ तक कि इसकी जो प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है वहाँ तक ये काम करता है। इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए तो ये चेन्नई में है और इसकी जो स्थानीय पीठ है वो मदुरई में है। अगला कह रहा है पंजाब और जो हरियाणा उच्च न्यायालय हैं, इनका अगर क्षेत्राधिकार देखा जाए तो ये पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तक इनकी जो क्षेत्राधिकार कार्य है वो काम करता है। अगर इनका मुख्यालय पूछा जाए तो वह है चंडीगढ़ में। अब देखिए भारत के उच्च न्यायालय कब इनकी कौन सी स्थापना हुई थी, 2-4 इसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मुंबई की स्थापना 1962 में, मद्रास की भी 1962 में और कलकत्ता की 1962 में। मतलब जो 3 न्यायालय हैं इनकी एक साथ स्थापना की गई थी 1862 में। ध्यान दीजिए कब, 1862 में। वहीं दूसरे स्थान पर पूछा जाता है किसकी स्थापना हुई थी, तो वहीं दूसरे स्थान पर हुई थी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना, जो कि हुई थी 1866 में। उसके बाद कर्नाटका की जिसकी स्थापना होती है 1884 में। तो ये कम से कम 4 सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। अब अगला देखिए अगले में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इस न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इन दोनों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मूल अधिकारों से संबंधित जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है किस न्यायालय को प्राप्त है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय को प्राप्त है आर्टिकल 226 के तहत। तो ये दोनों न्यायालय जो हैं उनको मूल अधिकारों की जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है उसको इनसे संबंधित शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं इनकी नियुक्ति का अधिकार किसको है। तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को है। अब अगला कह रहा है उच्च न्यायालय की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। तो देख लीजिए इनकी स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं। देखिए स्वतंत्रताओं में कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जो उच्च न्यायालय होगा इसकी कार्यों की रीति कैसे होगी एवं इसके अधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण कैसा लगाया जाएगा, तो ये डिसाइड करेगा उच्च न्यायालय। तो मतलब उच्च न्यायालय की यहाँ पे शक्ति होगी। दूसरा कह रहा है अधीनस्थ न्यायालयों के लिए नियम कौन बनाएगा, तो ये भी उच्च न्यायालय बनाएगा। मतलब उच्च न्यायालय का यहाँ पर भी एक तरह से अधिकार होगा। अगले में कह रहा है अपने अपमान के लिए किसी को ये दंडित कर सकता है, मतलब कंटेम्प्ट लगा सकता है, तो ये भी अधिकार है। अगला कह रहा है वेतन जो होगा राज्य संचित निधि से व पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, तो ये भी इसकी विशेषता है। अगले में कह रहा है उसे साधारण बहुमत द्वारा नहीं हटाया जा सकता, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा इनको हटाया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा कह रहा है उच्च न्यायालय के अधिकारियों या सेवकों की नियुक्ति, वेतन भत्ते, पेंशन एवं जो छुट्टी संबंधित नियम हैं इनको बनाने के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक होता है। तो इसके लिए राज्यपाल का जो अनुमोदन है उसकी आवश्यकता पड़ती है या वो आवश्यक होता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति किसे प्राप्त है, तो ये उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगले में कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र जारी कर सकता है, तो ये है अनुच्छेद 134 का ख। इसके तहत ये बताया गया है कि जो उच्च न्यायालय है वो प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय की तरह अभिलेख न्यायालय है।
इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो यह है अनुच्छेद 215। ये बात याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो उच्च न्यायालय है वो भी अभिलेख न्यायालय हो सकता है। इसका वर्णन जो है वो अनुच्छेद 215 में किया गया है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है भारत के किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी लीला सेठ। अगले में कह रहा है कोई उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी कर सकता है? तो जो उच्च न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिटें जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सभी जो उच्च न्यायालय हैं इनको अपने अधीनस्थ न्यायालयों एवं अधिकरणों से अधीक्षण की शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में उपबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 227। अगले में कह रहा है अनुच्छेद 228 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त है? तो ये अधीनस्थ न्यायालयों के अंतरण की शक्ति इसको प्राप्त है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी पद पर ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय से असंलग्न हो न्यायालय में नियुक्ति करने से पूर्व किसकी परामर्श लेने का उपबंध किया गया है? तो देखिए ये कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा ऐसी अपेक्षा करने पर मतलब ये प्रावधान किया जा सकता है। तो ये बताया गया है राज्य लोक सेवा आयोग मतलब इसके परामर्श लेने का उपबंध किया गया है। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 229 में। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि संसद की इस शक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों अथवा किसी संघ राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है? मतलब संसद की ऐसी शक्ति कहाँ से उसको प्राप्त है? ऐसा वर्णन कहाँ पे है? तो ऐसा वर्णन है अनुच्छेद 231 में। अगले में क्या है वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों एवं अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? तो ये है 2.5 लाख और 2.25 लाख। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो स्थानांतरण जिसको ट्रांसफ़र कहते हैं कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होता है। अब दूसरा इसमें सेगमेंट है अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो न्यायपालिका से संबंधित सेगमेंट होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगले पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है अधीनस्थ न्यायालयों में कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 233। अब अगले में कह रहा है अधीनस्थ न्यायालयों को संविधान के किस भाग में उपबंधित किया गया है? तो ये भाग 6 है जिसमें किया गया है अनुच्छेद 233 से 237 में। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिले का सबसे बड़ा दीवानी न्यायालय जिसको हम लोग सिविल कोर्ट कहते हैं कौन सा होता है? तो ये होता है जिला जज का न्यायालय जिसको हम लोग डीजे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जिले का सबसे बड़ा जो फौजदारी आपराधिक न्यायालय होता है वो कौन होता है? तो इसको हम लोग सत्र न्यायाधीश का न्यायालय कहते हैं। अगले में कह रहा है किसी व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए कितने वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य का अनुभव प्राप्त होना चाहिए? तो इनके लिए है 7 वर्षों तक इनका कार्य का अनुभव प्राप्त होना चाहिए। वहीं हम लोगों ने देखा था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वहाँ पे 10 वर्षों का प्रावधान किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करते हैं, उच्च न्यायालय के परामर्श से होता है। अगले में कह रहा है राज्य के सबसे बड़े राजस्व न्यायालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको राजस्व मंडल के नाम से जाना जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबसे निचले स्तर पर भू राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई कौन करता है? तो ये होते हैं तहसीलदार। अगले में कह रहा है जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है जिसका वर्णन किया गया है 235 में। अब देखिए जो जिला एवं सत्र न्यायालय हैं, न्यायाधीश का न्यायालय है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला इनका पार्ट होता है सिविल या दीवानी मामले जहाँ पे आते हैं, दूसरा होता है आपराधिक मामले जहाँ पे आते हैं। तो जो सिविल मामले होते हैं या जो दीवानी मामले होते हैं उसमें वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश होते हैं, जबकि जो आपराधिक मामले होते हैं उसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जो होते हैं वो मेन जज होते हैं। इसी में कह रहा है कि जो ये दीवानी मामला है इसमें प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश होते हैं और जो ये आपराधिक मामले जहाँ पे आते हैं वहाँ प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी वहाँ पे होते हैं। और इसी में देखिए मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज होते हैं जो कि दीवानी मामलों को देखते हैं। वहीं पर जो आपराधिक मामले हैं उनको द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदोन्नति और जो पद स्थापना है उच्च न्यायालय के परामर्श से कौन करता है? तो ये उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है लोक अदालतों से संबंधित जितना क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोक अदालत आमजन को अनौपचारिक और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने की एक प्रक्रिया है। कहने का मतलब ये है ये लोक अदालत क्या है? तो लोक अदालत मतलब होता है जनता की अदालत। तो जनता की अदालत क्या है? तो यहाँ पर आपस में बैठ के वाद विवाद करके समझौता करा के यहाँ पे डिसीजन दिया जाता है। अब अगला देखिए इसी में पॉइंट ये कह रहा है कि पहला लोक अदालत जो शिविर है 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? गुजरात में। इसी में कह रहा है कि लोक अदालत को वैधानिक दर्जा
सिविल सेवा जो विधिक सेवा प्राधिकरण है अधिनियम 1987 पारित करके इसको दिया गया है। मतलब ध्यान दीजिएगा, इसको एक वैधानिक दर्जा दिया गया है। कैसे दिया गया है? तो एक अधिनियम पारित किया गया जो कि 1987 में पारित किया गया था, तो इसी के जरिए इसको वैधानिक दर्जा दिया गया है। अब अगला इसी में ये कह रहा है कि इन अदालतों से भिन्न जो विवाद होते हैं उनको आपसी समझौते द्वारा सुलझाया जाता है। मतलब इसमें जो समझौते होंगे वो आपसी में जो आपस होता है, आपस में समझौते के जरिए जो डिसीजन लिया जाता है वो यहाँ पे लिया जाता है। तो इसी का नाम है लोक अदालत। इसी में कह रहा है कि लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में सेवारत या सेवानिवृत्त एक न्यायिक अधिकारी होता है। एक कह सकते हैं इसमें एक अधिवक्ता होता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में इसमें मौजूद होते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी में कह रहा है कि लोक अदालत को वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिविल न्यायालय के बाद विवेचन को प्राप्त होती हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार सिविल न्यायालय को शक्तियाँ प्राप्त हैं उसी प्रकार लोक अदालत को भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब अगला पॉइंट यहाँ पे ये कह रहा है कि लोक अदालत द्वारा किया गया प्रत्येक निर्णय जो होगा अंतिम और विवाद के सभी पक्षों पर आबाध्यकारी होगा तथा कारण निर्णय के विरुद्ध कोई अपील किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती। मतलब अगर लोक अदालत में आपने कोई अपना मैटर लेके गए हैं, वहाँ से जो डिसीजन हो जाएगा तो उस डिसीजन के खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में उसको अपील नहीं कर सकते। मतलब वो एक तरह से फाइनल डिसीजन हो जाता है। अब अगला इसी में कह रहा है कि सभी प्रकार के जो सिविल वाद होंगे तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें जो समझौता है वो वर्जित है, सभी आपराधिक मामलों में भी लोक अदालतों द्वारा ये निपटाए जा सकते हैं। मतलब जो आपराधिक मामले हैं उनको भी यहाँ पे निपटाया जा सकता है, लेकिन कुछ वहाँ पे लिमिटें होती हैं। अब अगले में कह रहा है विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इनमें उपभोक्ता किसी भी जन सुविधा जैसे संचार, सफाई, पानी, बिजली, परिवहन आदि मामलों को लोक अदालतों में ले जा सकता है। मतलब इनसे जो रिलेटेड मैटर हैं उनको लोक अदालतों में ले जाया जा सकता है। अगले में कह रहा है प्रथम लोक अदालत का जो आयोजन है न्यायमूर्ति PN भागवती की अध्यक्षता में 1980 में किया गया था। तो ये बात याद रखिएगा। इन्हीं को हम लोगों ने जब सर्वोच्च न्यायालय हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था जो PN भागवती हैं इन्हीं को PIL का जन्मदाता कहा जाता है। मतलब जो PIL दायर की जाती है उसका जन्मदाता कौन है? तो वो है PN भागवती, और इन्हीं को माना जा रहा है कि इन्हीं की अध्यक्षता में प्रथम लोक अदालत का भी जो है गठन या अध्यक्षता की गई थी 1980 में। अब अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अस्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा चुका है और ये अत्यंत सफल भी रही हैं। अब अगला है न्याय पंचायत। अब न्याय पंचायत के बारे में जान लेते हैं। न्याय पंचायत क्या होता है? तो देखिए पहला पॉइंट न्याय पंचायत में ये कह रहा है कि राज्य सरकार अथवा जो विहित प्राधिकारी हैं प्रत्येक मंडल में निमित्त एक न्याय पंचायत की स्थापना करेगा। दूसरा इसमें कह रहा है कि ये 500 रुपये तक की जो दीवानी मामले हैं उनकी सुनवाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने रुपए तक? 500 रुपये तक की जो दीवानी मामले हैं उन्हीं की सुनवाई न्याय पंचायत कर सकती है। इसी में कह रहा है ये कारावास का दंड नहीं दे सकते हैं। इनके जो निर्णय होंगे वो अपीलीय वो नहीं होते हैं। मतलब इनके जो निर्णय हों उनका अपील नहीं किया जा सकता किसी दूसरे न्यायालय में। अब अगला इसी में कह रहा है कि संयुक्त जो प्रांत पंचायत राज समिति 1947 है उसके अंतर्गत कुछ प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों को जान लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि न्याय पंचायतें 250 रुपये तक का अर्थदंड दे सकती हैं। दूसरा इसमें कह रहा है न्याय पंचायतें अपने निर्णय को पुनरीक्षित अथवा परिवर्तित नहीं कर सकेंगी। इसी में तीसरा पॉइंट कह रहा है कि न्याय पंचायतों के समक्ष विधि जो व्यवसायी होंगे पैरवी नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त इसी में पॉइंट कह रहा है कि जो ग्राम पंचायतें होंगी उनके सदस्यों में से विहित कोई प्राधिकारी जो है उतने समय जितने की वो नियत किए जाएं न्याय पंचायत के पंच नियुक्त करेगा। तो ये सारे प्रावधान हैं जो किए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा के किसी परामर्श के बाद नियुक्त कर सकता है। तो ये कर सकता है किसके परामर्श के बाद? तो ये कर सकता है राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो कुटुंब न्यायालय है जिसको हम लोग फैमिली कोर्ट कहते हैं, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको जान लेते हैं। तो देखिए कुटुंब जिसको हम लोग परिवार न्यायालय कहते हैं इसकी स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो ये हुई थी कुटुंब न्यायालय अधिनियम जिसका नाम था 1984। मतलब जो 1984 में अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम था कुटुंब न्यायालय अधिनियम। इसी के जरिए जो ये न्यायालय है इसकी स्थापना हुई थी। अब इसी में ये कह रहा है कि जो परिवार न्यायालय है इसका गठन कितनी जनसंख्या वाले नगरों में किया जाता है? तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर है तो वहाँ पे इसका गठन किया जाता है। अगले में कह रहा है परिवार न्यायालय की जो प्रकृति है वो किसके समान है? तो ये जिला न्यायालयों के समान है। मतलब जिस प्रकार से जिला न्यायालयों को शक्तियाँ प्राप्त हैं उसी के प्रकार जो परिवार न्यायालय है इसकी भी प्रकृति विद्यमान है। मतलब इसको भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब अगला कह रहा है कुटुंब न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध कहाँ पे अपील की जा सकती है? तो इसकी जो अपील है उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगले में कह रहा है उच्च न्यायालय
कि कम से कम कितने न्यायाधीश जो होते हैं परिवार न्यायालय के विरुद्ध अपील को सुनते हैं, तो 2 न्यायाधीश जो हैं इनके जो अपीलें हैं उनके विरुद्ध ये सुनवाई करते हैं। अब अगले में कह रहा है परिवार न्यायालय स्थापित किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो एक विशेषीकृत न्यायालय सृजित करना इसका उद्देश्य है, जिसमें केवल पारिवारिक मामलों का निपटारा किया जा सके तथा त्वरित है और कम खर्च में इसका जो सामना है वो किया जा सकती है। मतलब कहने का तात्पर्य है परिवार न्यायालय इसलिए बनाया गया ताकि जो फैमिली मैटर है इनको यही निचले स्तर पर निपटाया जा सके, ताकि जो इनकी निपटान की प्रक्रिया है वो जल्दी से हो सके और कम खर्चा भी लगे। तो इसी उद्देश्य से परिवार न्यायालय की स्थापना की गई है। अब अगला है अधिकरण, जिसको हम लोग ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। ये क्या होते हैं, तो इसी में कह रहा है अधिकरण का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो ये भाग 14 के काम में इसका वर्णन किया गया है। इसी में कह रहा है कि संविधान संशोधन के तहत जो अधिकरण है इनका उपबंध हुआ है, तो ये हुआ है संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत कह रहा है अधिकरण का उपबंध किया गया है, जिनको हम लोग ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। तो इनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 223 का और 223 का खा, तो इन्हीं अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो अधिकरण है किस प्रकार के निकाय हैं, तो ये अर्धन्यायिक निकाय होते हैं। मतलब ये अर्धन्यायिक क्यों कहा जा रहा है, तो अर्धन्यायिक का मतलब ये है कि ये एक तरह से तो न्यायपालिका नहीं होते हैं, लेकिन ये डिसीजन देते हैं न्यायपालिका वाले, इसलिए कहा जाता है कि ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया, मतलब अर्धन्यायिक जो हैं उस निकाय की तरह ये काम करते हैं। मतलब ये होते हैं तो हैं प्रशासनिक निकाय, लेकिन ये फिर भी ये डिसीजन सुनाते हैं, एक तरह से कह सकते हैं ये डिसीजनों को जो डिसीजन है वो सुनते हैं जिस प्रकार से न्यायपालिका सुनती है, तो इसलिए इनको अर्धन्यायिक निकाय कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्रशासनिक अधिकरण है इसका वर्णन कहाँ पे किया गया है, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 223 का काम है। अगले में कह रहा है प्रशासनिक जो अधिकरण है इनकी स्थापना क्यों की गई है, क्योंकि देखिए जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके जो सेवा मामले हैं अगर उनसे संबंधित कोई विवाद हो जाता है, या कह सकते हैं कि जो नागरिक मामले हैं उनसे अलग न्यायालयों में सुनवाई किया जाए ताकि और इनका समाधान जल्दी से किया जाए। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि प्रशासनिक अधिकरण इसलिए बनाए गए ताकि जो सिविल सेवा के मामले हैं उनसे संबंधित जो विवाद हैं यहीं पर आएँ, ताकि उनको नागरिक मामलों में ना जाना पड़े। मतलब उन न्यायालयों में जाएंगे तो काफ़ी प्रक्रिया जो है लंबी हो जाएगी, वो काफ़ी देर होगा, तो इसी के लिए प्रशासनिक जो अधिकरण है उसको बनाया गया है ताकि जो सिविल सेवा के संबंधित विवाद हैं उनको वहाँ पर निपटाया जा सके। अब अगला ये कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एवं राज्य प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का अधिकार किसे है, तो ये है संसद को। अगले में कह रहा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसको हम लोग कैट कहते हैं, इसकी प्रधान खंडपीठ कहाँ पे है, तो ये है दिल्ली में। तो याद रखिएगा कैट क्या है, तो यह है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। अब अगला कह रहा है कैट जिसको हम लोग केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कहते हैं, इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अगले में कह रहा है कैट के सदस्यों का स्तर किनके समकक्ष होता है, तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष होता है। अगले में कह रहा है कैट के सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार होती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित एक चयन समिति बनती है, उन्हीं की अनुशंसा पर इनके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जो अन्य सदस्य हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो ये राज्य के राज्यपाल जो होते हैं उनकी सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। अगले में कह रहा है प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत भारत में कितने पीठें स्थापित की गई हैं, तो 4 पीठें स्थापित हैं। पहला है इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, इन जगहों पर इनकी पीठें स्थापित की गई हैं। अगले में कह रहा है वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की कितनी जो नियमित पीठें हैं वो हैं, तो ये हैं 18। अगर देखा जाए तो 21 इनमें सर्किट बेंचें भी विद्यमान हैं। मतलब 18 तो मेन है जो नियमित काम करती हैं, लेकिन इसमें से भी 21 जो सर्किट बेंचें हैं उनको भी बनाया गया है। अब अगला कह रहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे है, तो वो दिल्ली में है। वर्तमान में स्कैट के अध्यक्ष कौन है, तो ये न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये अपडेटेड भी हो सकता है। अब अगला क्या क्वेश्चन इसमें है उसको जान लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रशासनिक अधिकरण है इनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति व अधिकरण के संबंध में प्रावधान किया गया है, तो यह है प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत। अब अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष का होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। अगले में कह रहा है प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों का जो कार्यकाल है निर्धारित किया गया है, तो 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग ये काम किया जाता है। अब अगला कह रहा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जो 18वीं पीठ है इसका उद्घाटन कब किया गया, तो ये किया गया 8 जून 2020 को, जो कि किया गया था जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। अब यहाँ पे देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश बताए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2-3 न्यायाधीशों को जान लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो देखिए पहले हैं हीरालाल जे कानिया, ये इनका कार्यकाल रहा है 50 से 51 तक। दूसरे हैं एम पतंजलि शास्त्री जो कि रहे हैं 51 से 54 तक। तीसरे रहे हैं मेहर चंद महाजन,
तो इन कम से कम इन 3 जजों को हम लोग जान लेते हैं जिनका कार्यकाल रहा है 1954 से 1954 तक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो ये न्यायपालिका से संबंधित क्वेश्चन दिए गए थे ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद का दूसरा सेगमेंट स्टार्ट होता है जो कि है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे दूसरे वीडियो में। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।